एप 76 टू 85। अध्याय 76। खन्ना परिवार के रिश्तेदार। हनुमान काका, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया बैठक में चलें, साथ में भोजन करेंगे, अनन्या खन्ना ने कहा। आखिर खन्ना ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था और वह कोई नादान लड़की नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था। हाँ बिटिया, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस खाली समय में आर्यन से गप्पे लड़ाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस समय तुम्हारे परिवार के पास सुलझाने के लिए और भी जरूरी मामले हैं। इस बूढ़े की चिंता मत करो, हनुमान काका ने मुस्कुराते हुए अनन्या के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ये देखकर कि हनुमान काका वाकई रुकने के मूड में नहीं है, आर्यन, जो उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था और समझता था कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं है, बोला, बड़ी बिटिया रानी, मुझे काका को वापस छोड़ आने दीजिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद वे थक गए होंगे और उन्हें आराम की जरूरत है। अनन्या खन्ना ने आर्यन की ओर कृतज्ञता से देखा और सहमति में सिर हिलाया। सच तो ये था कि इस समय उसका दिमाग बाकी चीजों पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं था। हनुमान काका ने आर्यन के साथ जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बैम्बू सी विला के रास्ते में उन्होंने खन्ना परिवार की समस्या का जिक्र तक नहीं किया। जब आर्यन उन्हें विदा कर रहा था तब उन्होंने बस इतना कहा, आर्यन, जितना हो सके खन्ना परिवार के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की कोशिश करना। व्यापारिक कब्जों के ये खेल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बेरहम होते हैं। उन्होंने यह बात आर्यन की फिक्र में कही थी, जिसका जवाब आर्यन ने सिर्फ एक फीकी मुस्कान और सिर हिलाकर दिया। आखिर वह तो बस एक बॉडीगार्ड था, अगर वह दखल देना भी चाहता तो बड़ी बिटिया रानी उस पर भरोसा नहीं करती। जब आर्यन खन्ना हवेली लौटा तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि बाहर एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। उसने एक युवा नौकरानी को रोका और पूछा, सुंदर दीदी, क्या खन्ना परिवार में कोई मेहमान आए हैं? बाहर इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं? वह लड़की, जिसे आर्यन ने सुंदर दीदी कहकर संबोधित किया था, शर्मा गई और फुसफुसाकर बोली, ऐसा लगता है कि बड़ी बिटिया रानी ने खन्ना परिवार के कुछ लोगों को किसी जरूरी मसले पर चर्चा के लिए बुलाया है। क्या बड़ी बिटिया रानी के और भी रिश्तेदार हैं? मैंने तो सुना था कि स्वर्गीय मिस्टर खन्ना के कोई और भाई बहन नहीं थे। आर्यन, जो कई दिनों से हवेली में रह रहा था, उसने कभी किसी रिश्तेदार को आते नहीं देखा था। पुराने नौकरों के अनुसार ये लोग दादा खन्ना के भाई के खानदान से हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। बड़ी बिटिया रानी दयालु हैं, इसलिए उन्होंने परिवार के लोगों का ख्याल रखने के लिए उन्हें बिजनेस में कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं। उस लड़की को हवेली के मामलों की काफी जानकारी थी। जिस दादा खन्ना का जिक्र उस नौकरानी ने किया था, वे अनन्या के परदादा थे, यानी आज जो लोग आए थे वे उनके सगे भाई के वंशज थे। पिछली कुछ पीढ़ियों से खन्ना परिवार की मुख्य शाखा में केवल एक ही वारिस रहा था, यहाँ तक कि अनन्या के दादाजी ने बिजनेस शुरू किया और अमीर बने, जिसे बाद में उसके पिता ने और फैलाया। इसका मतलब था कि वर्तमान खन्ना ग्रुप का उन दूर के रिश्तेदारों या उनके वंशजों से कोई असली लेना देना नहीं था। आर्यन को समझ नहीं आया कि अनन्या खन्ना जैसी समझदार लड़की ने रिश्तेदारों को मैनेजमेंट में क्यों आने दिया। पारिवारिक बिजनेस में रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर रखना एक तरह का परहेज माना जाता है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए बाहरी हुनरमंद लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और गलती करने पर उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसी व्यवस्था से संस्थान में अराजकता फैल जाती है। खैर, दूसरों का मामला है, मैं क्यों इतना सोचूं? आर्यन ने नौकरानी को शुक्रिया कहा और हवेली की ओर बढ़ गया। हालांकि जब वह हवेली पहुंचा तो मुख्य दरवाजा बंद था। क्या उन्हें इतनी गोपनीयता की जरूरत है? वह उनसे उलझने के मूड में नहीं था। अपने कमरे में न जा पाने के कारण आर्यन ने सोचा कि पास के मंडप में जाकर कुछ पढ़ा जाए, तभी अचानक बैठक से एक तेज आवाज आई। भाभी, यह महज एक औरत का नजरिया है। हमारे भाई की सारी मेहनत आपकी वजह से बर्बाद होने वाली है। वाह, किस बदतमीज की हिम्मत हुई श्रीमती खन्ना से इस तरह बात करने की। ये खन्ना परिवार के रिश्तेदार वाकई खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे। सच तो ये था कि अगर श्रीमती खन्ना और बड़ी बिटिया रानी का रहम न होता तो इन्हें खन्ना ग्रुप से फूटी कौड़ी भी न मिलती। दीवारों के पार अपनी विशेष दृष्टि से आर्यन ने देखा कि बैठक में लंबी मेज के चारों ओर करीब 15 लोग बैठे थे। मेज के ऊपरी छोर पर श्रीमती खन्ना और अनन्या बैठी थीं। आर्यन किसी और को नहीं पहचानता था, लेकिन उसने गौर किया कि रीमा वहां नहीं थी। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। हालांकि आर्यन ने उसकी आंखों में कुछ और ही देखा। गुस्सा शायद असली हो सकता था, लेकिन चिंता पूरी तरह बनावटी थी। मंझले भाई, अपनी जुबान पर लगाम रखो। मैंने तुम्हें यहाँ समाधान खोजने के लिए बुलाया है, अपनी बेटी और मेरी आलोचना सुनने के लिए नहीं। ज्वेलरी डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते अगर तुम सिर्फ दूसरों पर दोष मढ़ना जानते हो तो तुम इस पद के लायक नहीं हो। श्रीमती खन्ना, जो लंबे समय से खन्ना ग्रुप की कमान संभाल रही थी, पूरे अधिकार के साथ बोली। चूंकि श्रीमती खन्ना ने उसे मंझला भाई कहा था, तो वह जरूर अनन्या के स्वर्गीय पिता का चचेरा भाई रहा होगा। आर्यन उसकी नजरों से अंदाजा लगा सकता था कि उसे इस बात का मलाल था कि खन्ना ग्रुप का बिजनेस एक औरत के हाथों में चला गया।
वह स्वर्गीय मिस्टर खन्ना के साथ अपने रिश्ते का फायदा उठाकर श्रीमती खन्ना और उनकी बेटी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसने गलत अंदाजा लगा लिया। श्रीमती खन्ना ने इसे बखूबी संभाला। आर्यन ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। ऐसे लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान पाने के लिए कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। तो भाभी, क्या आप ज्वेलरी डिपार्टमेंट को छोटा करने की योजना बना रही हैं? मेरी राय में ये गलत होगा। क्या हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? उस आदमी ने अपना लहजा नर्म करते हुए कहा। यह साफ था कि वह उन लोगों में से था जो कमजोर पर रौब झाड़ते हैं और ताकतवर से डरते हैं। अगर उसे वाकई खन्ना परिवार की भलाई की चिंता होती, तो वह अपनी बात पर तर्क देता। उसकी आवाज का अचानक नर्म पड़ना उसके स्वार्थी इरादों को जाहिर कर रहा था। तभी अनन्या खन्ना बोली, मैंने बैंक से बात की है, उन्होंने कहा है कि इस तिमाही के लोन का कोटा खत्म हो चुका है। फिलहाल लोन मिलना मुमकिन नहीं है। ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हाँ, क्या कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है? वहां मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगे। तभी आर्यन ने देखा कि उस मंझले भाई ने चुपके से दूसरे आदमी को इशारा किया, जो खड़ा होकर बोला, भाभी, हम अहलावत परिवार से उधार ले सकते हैं या इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए ग्रुप के कुछ शेयर बेच सकते हैं। छोटे भाई, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बार कच्चे रत्नों के मामले में सबसे बड़ा संदिग्ध अहलावत परिवार ही है। हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? श्रीमती खन्ना ने आपत्ति जताई। भाभी, समस्या म्यांमार के व्यापारियों के साथ भी हो सकती है। इस बार हमने कच्चे पत्थर आधिकारिक नीलामी के जरिए नहीं खरीदे थे, तो समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे भाई ने अपनी दलील जारी रखी। अगर आर्यन धनसुख से न मिला होता, तो उसे भी असली गुनहगार का पता नहीं चलता। और अब ये जानने के बाद भी कि असली खिलाड़ी अहलावत परिवार है, आर्यन के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। सही कहा, भाभी। और वैसे भी, मिस्टर सूरज अहलावत का हमारी अनन्या बिटिया के प्रति झुकाव जगह जाहिर है। वे भला ऐसा काम क्यों करेंगे? किसी ने तो अनन्या की स्थिति का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए किया। बस अनन्या बिटिया को मिस्टर सूरज से बात करनी है और यह समस्या हल हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता? इस बात पर लगभग सभी ने सहमति जताई, जबकि अनन्या खन्ना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। धत तेरे की, खन्ना परिवार के ये आदमी एकदम निकम्मे हैं, आर्यन ने गुस्से में सोचा। अपनी ही घर की बेटी को मदद के लिए किसी के सामने झुकने को कहना वैसा ही था जैसे पुराने राजा अपनी बेटियों को समझौता करने के लिए भेज देते थे। ये वाकई शर्मनाक था। किसकी हिम्मत हुई मेरी दीदी को उस पाखंडी के आगे गिड़गिड़ाने के लिए कहने की, मैं शेरू से कहकर उसे कटवा दूंगी। ऊपर से एक प्यारी लेकिन गुस्से भरी आवाज आई। इसके बाद सीढ़ियों से तेजी से उतरने की आवाज आई और पल भर में रीमा खन्ना सबके सामने खड़ी थी। अध्याय 77, और कौन है? रीमा खन्ना के इस जिद्दी और आक्रामक रूप को देखकर आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि जब वह पहली बार खन्ना हवेली आया था, तब ये छोटी लड़की खुद न जीत पाने पर किसी के पीछे कुत्ते छोड़ दिया करती थी। वाकई, वह पहले की तरह ही शेरनी थी। भाभी, इस सब का क्या मतलब है? क्या छोटी बिटिया रानी हमेशा अपने बड़ों का इसी तरह अनादर करती है? इस तरह बोलकर उसने हम चाचाओं की इज्जत कहाँ रखी है? उस मंझले भाई ने, जो पहले इशारे कर रहा था, ठंडे स्वर में कहा और श्रीमती खन्ना पर उनकी परवरिश को लेकर निशाना साधा। ये घमंडी आदमी ज्वेलरी बिजनेस का प्रभारी था और मीटिंग शुरू होने के बाद से लगातार श्रीमती खन्ना और उनकी बेटी का विरोध कर रहा था, जिससे आर्यन को शक हुआ कि उसे शायद अहलावत परिवार ने रिश्वत दी है। मंझले भाई, शांत हो जाओ। रीमा अभी छोटी है और उसकी उम्र में आवेग में बोलना स्वाभाविक है। उसके चाचा और घर के बड़े होने के नाते आप भला एक बच्चे से बहस तो नहीं करेंगे, है ना? श्रीमती खन्ना ने शांति से कहा, हालांकि अब उन्हें इन लोगों को चर्चा के लिए बुलाने पर पछतावा हो रहा था। वह भी बहुत लाचार थीं। उनके पति और ससुर ने मरने से पहले उन्हें परिवार की दूसरी शाखा का ख्याल रखने और कंपनी में उन्हें पद देने का निर्देश दिया था। अब लग रहा था कि वह फैसला सही नहीं था, क्योंकि पद मिलते ही वे खन्ना परिवार की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखने लगे थे। लेकिन वह मंझला भाई टस से मज नहीं हुआ और ठंडी आह भरकर बोला, भाभी, छोटी बिटिया रानी अब कॉलेज जाने वाली है, वह अब छोटी नहीं रही। क्या आप अब भी कह सकती हैं कि वह एक नादान बच्ची है? क्या पता ये किसी की योजना हो कि उसे हम चाचाओं को अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया है। ये बयान बहुत ही घटिया था। कोई इतना संकीर्ण सोच वाला कैसे हो सकता है? रीमा खन्ना स्वभाव से जिद्दी थी और जब उसके चाचा ने उसकी मां पर ऐसे आरोप लगाए, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। मैं आपको चाचा कहती हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, लेकिन जब मम्मी ने आपको यहाँ बुलाया था, तो वह समस्याओं पर बात करने के लिए था। लेकिन आपने सिर्फ बकवास की है और दूसरों पर दोष मढ़ा है। क्या आप एक बड़ा होने का हक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, तो आप मेरी माँ और बहन को डरा सकते हैं? खून। तुम, बहुत अच्छे भाभी। चून की छोटी बिटिया रानी इतनी बदतमीज है और आप उसे काबू नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं अपने बड़े भाई की ओर से इसे अनुशासन सिखाऊंगा। मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना।
अपने गुप्त इरादों के उजागर होने पर वह आदमी शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उसने रीमा के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। आर्यन, जो स्थिति पर नजर रखे हुए था, इस दृश्य को देखकर इतना भड़क गया कि उसे अपने बाहरी व्यक्ति या बॉडीगार्ड होने की कोई परवाह नहीं रही। उसने सामने के दरवाजे पर जोरदार मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा चकनाचूर हो गया, जिससे हॉल में मौजूद हर कोई दहल गया। आर्यन की फुर्तीली परछाई उड़ती हुई लकड़ी के टुकड़ों के बीच से निकली और हॉल में प्रकट हुई। पलक झपकते ही वह रीमा खन्ना के सामने खड़ा था। उसने एक हाथ से उस आदमी की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से छोटी लड़की की पतली कमर को घेरकर उसे एक तरफ उठा लिया। रीमा खन्ना डर के मारे अकड़ गई और विरोध करने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे पकड़ रखा है, वह शांत हो गई। अनन्या खन्ना भी जो आगे बढ़ी थी, रुक गई। आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। ये लोग मेरी मम्मी और दीदी को परेशान कर रहे हैं। आर्यन को देखकर रीमा को लगा जैसे उसे अपनी ताकत मिल गई हो और उसने रुआंसे स्वर में शिकायत की। तुम्हारी औकात क्या है? आर्यन द्वारा कलाई भींचने पर वह आदमी दर्द से चिल्लाया। खन्ना परिवार की गुप्त मीटिंग में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो वरना। वरना क्या? आर्यन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिससे दर्द बढ़ गया, और ठंडे स्वर में कहा, मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, बस छोटी बिटिया रानी का बॉडीगार्ड हूं। एक मामूली बॉडीगार्ड की इतनी हिम्मत? मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। सुरक्षाकर्मी? सुरक्षाकर्मी कहाँ मर गए? इस आदमी को बाहर फेंको। वह गुस्से में चिल्लाया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिल्लाते रहो, गला फाड़ लो, लेकिन कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। क्या सारे सुरक्षाकर्मियों को बाहर नहीं भेज दिया गया है? क्या आप हम बॉडीगार्ड्स को तुच्छ नहीं समझते? खून, छोटी बिटिया रानी का बॉडीगार्ड होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें किसी भी नुकसान से बचाऊं, जिसमें आपके ये गंदे हाथ भी शामिल हैं। आप पुलिस बुला सकते हैं, लेकिन मैं भी आप पर मेरे मालिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाऊंगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने कब जानबूझकर चोट पहुंचाने की? ओह, अब मैं समझा, आप न केवल चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि परिवार की संपत्ति हड़पने की भी योजना बना रहे हैं। आर्यन ने और जोर से कलाई दबाई, जिससे रीमा के चाचा को दर्द के मारे पसीना आ गया। जैसे ही विरासत और संपत्ति का जिक्र हुआ, हॉल में मौजूद दर्जन भर रिश्तेदारों की नजरें बदल गईं और उनके असली चेहरे सामने आने लगे। श्रीमती खन्ना और बड़ी बिटिया रानी खन्ना परिवार के लिए दिन रात एक कर रही हैं, निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित कर दिया है, यहाँ तक कि उनके पास अपने अपनों के लिए भी समय नहीं बचा है। और आप सब क्या कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्या वे ये सब अपने लिए कर रही हैं? आर्यन की आवाज भावुक और गुस्से से भरी थी। वह आगे जोर से बोला, उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि खन्ना परिवार का नाम न मिटे, ताकि परिवार के हर सदस्य के पास खाने को अच्छा खाना, चलाने को अच्छी गाड़ियां और रहने को अच्छे घर हों। उनके कंधों पर बोझ बहुत भारी था, उन्होंने अपना सारा समय खन्ना परिवार के मामलों को दे दिया। उनके पास न तो पारिवारिक प्यार का आनंद लेने का समय था और न ही एक सामान्य प्रेम जीवन जीने का। वे खन्ना परिवार की असली रक्षक हैं। वह जितना बोल रहा था उतना ही उत्तेजित होता जा रहा था, जबकि अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसने अपने होंठ काट लिए और आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये बदमाश हमेशा किसी को रुलाने के बाद ही चैन लेता है। अनन्या एकटक आर्यन को देखने लगी, उसके दिल में लंबे समय से दबे हुए दुख अचानक फूटने को तैयार थे। उसे महसूस हुआ कि काश उसे कोई सहारा मिलता जहां वह दिल खोलकर रो पाती। हॉल में मौजूद रिश्तेदार खामोश हो गए, उन्होंने अपने सिर झुका लिए और आर्यन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सके। उसने कमरे में नजर घुमाई और फिर से जोर से बोला, और कौन है? अगर किसी और को कोई आपत्ति है तो अभी बोले और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने मंझले भाई की कलाई को और जोर से मरोड़ा, जिससे वह दर्द से कराह उठा। और कौन है? खैर, जब कोई नहीं है तो कृपया श्रीमती खन्ना को बोलने दें। ये लोग डरपोक हैं, सिर्फ औरतों और कमजोरों पर रौब झाड़ते हैं। आर्यन को उनसे नफरत थी। श्रीमती खन्ना ने बेबसी में आर्यन की ओर देखा। उसकी इस हालत को देखकर भला कौन बोलने की हिम्मत करता। इसके अलावा उसकी प्रेम जीवन वाली बात में वह भी शामिल थी, जिससे उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन एक तरह से यह अच्छा ही था, रिश्तेदारों को डराना जरूरी था, क्योंकि वह जानती थी कि वे किसी काम के नहीं हैं। अब आप सब जा सकते हैं, योजनाएं तय होने के बाद मैं आपको सूचित कर दूंगी, श्रीमती खन्ना ने मेहमानों को विदा करते हुए कहा, क्योंकि वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। श्रीमती खन्ना की अनुमति मिलते ही वे लोग बैठक से भागने को आतुर दिखे, ताकि वे इस खतरनाक आर्यन से दूर जा सकें। हालांकि कुछ ईमानदार लोगों ने पास आकर श्रीमती खन्ना से माफी मांगी और सिर झुकाया। आर्यन समझ गया कि कुछ लोग अभी भी सही और गलत का अंतर समझते हैं। हे चाचा, आप अभी तक गए नहीं? आर्यन ने हैरानी से पूछा। तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं कैसे जाऊं? वह आदमी आर्यन की इस हरकत से लगभग बेहोश होने वाला था। हाँ हाँ, माफी चाहता हूं।
आर्यन ने ये कहते हुए उसकी कलाई को आखिरी बार जोर से भींचा और फिर उसे छोड़ दिया। उस आदमी के जाते ही हॉल में सिर्फ श्रीमती खन्ना, अनन्या, रीमा और आर्यन बचे थे। चारों ओर टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आर्यन, क्या तुम मेरी बहन को छोड़ोगे नहीं? उसे कब तक पकड़े रहने का इरादा है? अनन्या खन्ना ने रीमा की कमर पर आर्यन का हाथ देखकर गुस्से में कहा। ओह, माफी चाहता हूँ। उसकी तीखी नजरों के नीचे आर्यन ने अनिच्छा से अपना हाथ हटा लिया। 78। कोमल और महकती हुई काया उसकी बाहों में थी। आर्यन ने मुश्किल से उसे एक पल के लिए थामने का बहाना ढूंढा ही था कि बड़ी बिटिया रानी ने आकर सारा रंग फीका कर दिया। उसने अनिच्छा से अपना हाथ हटाया, जबकि रीमा खन्ना होश में आते ही शर्म से पानी पानी हो गई। वह किसी डरे हुए खरगोश की तरह फुर्ती से अपनी बड़ी बहन के पीछे जा छिपी। उसका चेहरा शर्म से ऐसे लाल था जैसे उसने नशा कर रखा हो। वाकई, पुरुष का सिर और स्त्री की कमर, इन दो चीजों को नहीं छूना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील होती हैं। आर्यन, जरा देखो तुमने क्या हाल कर दिया है। दरवाजा बंद तक नहीं था। इतनी क्या जल्दी थी कि उसे ऐसे तोड़ दिया? अनन्या खन्ना ने शिकायत की। वह आर्यन द्वारा उसकी बहन को गले लगाने से असंतुष्ट थी। भले ही वह शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में गुस्सा नहीं था। साफ था कि वह उसे दोष नहीं दे रही थी, पर उसे यह बात रास नहीं आ रही थी कि वह उसकी बहन का फायदा उठाए। ये घर दादाजी हमारे लिए छोड़ गए थे, लेकिन अगर यह टूट गया है तो टूट गया है। खन्ना परिवार में वैसे भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। श्रीमती खन्ना ने एक असाधारण दृढ़ता वाली महिला की तरह निर्णायक स्वर में कहा। अनन्या, कंपनी की तरफ से खानदान और रिश्तेदारों को एक औपचारिक नोटिस जारी करो और उन्हें दो विकल्प दो। या तो वे अपने मौजूदा पदों से इस्तीफा दे दें और उन्हें उनके वेतन का दोगुना पैसा मासिक मानदेय के रूप में मिलता रहेगा, और जो इस्तीफा नहीं देंगे, उनका अगले महीने से उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जो लगातार 2 महीनों तक मानक पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा, और 3 महीने असफल रहने पर उन्हें बिना किसी वेतन के बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे, मुझे भी पहले लगता था कि मैनेजमेंट बहुत अव्यवस्थित है। नई नीति लागू करने और ग्रुप की बुराइयों को साफ करने का यह एक अच्छा मौका है। अनन्या खन्ना ने भी तुरंत अपनी मां की बात पर मुहर लगा दी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप दोनों हमेशा इतनी थकी हुई रहती हैं, आखिर क्यों? जब नेता को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो इसका मतलब है कि उसके नीचे काम करने वाले लोग निकम्मे हैं, आर्यन ने टिप्पणी की। उसकी इस बात पर अनन्या खन्ना ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, कहने में तो शब्द बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर तुम इन सबको भगा दोगे, तो मौजूदा समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? वह छोटी लड़की अब भी बड़ी चतुराई से उससे जानकारी निकलवाना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसके जाल में नहीं फंसा। इसके बजाय उसने पलटकर पूछा, तो फिर बड़ी बिटिया रानी का क्या ख्याल है? अनन्या के मन में उसके लिए अभी प्रशंसा की एक लहर उठी ही थी, लेकिन चूंकि उसने उसकी बहन का फायदा उठाने की हिम्मत की थी, इसलिए उसकी नाराजगी फिर से उभर आई। आर्यन, मैं मानती हूं कि तुम पत्थरों की परख अच्छी कर लेते हो, लेकिन ये बिजनेस के मामले तुम्हारी समझ से बाहर की चीज हैं। ये बहुत जटिल होते हैं। सच है, मुझ जैसे ईमानदार आदमी को धोखेबाजी और चालाकी की जटिलताएं कम ही समझ आती हैं, आर्यन ने कहा, जिससे उन तीनों माँ बेटियों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अब तो श्रीमती खन्ना को भी यकीन नहीं था कि वह एक ईमानदार आदमी है। एक ईमानदार आदमी इस तरह किसी को डरा धमका नहीं सकता था कि खानदान के सारे लोग अपनी सांसें रोक लें। लेकिन भले ही मैं एक सीधा इंसान हूं, पर मैं कुछ सिद्धांतों को समझता हूं। दादाजी ने मुझे बताया था कि दुनिया के मामले चाहे कितने भी जटिल क्यों न हो, वे दो चीजों से नहीं बच सकते, इंसान का दिल और उसका स्वार्थ। स्वार्थ के पीछे भागना गलत या डरावना नहीं है, डरावना है इंसान का कभी न भरने वाला लालच। मुझे बताओ, क्या थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हो जाने से अहलावत परिवार की महत्वाकांक्षा शांत हो जाएगी? आर्यन भले ही बिजनेस चलाना न जानता हो, लेकिन कई सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। उसकी बातों ने श्रीमती खन्ना और उनकी बेटियों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन ऐसी गहरी बात कह पाएगा। अनन्या खन्ना ने अपनी हैरानी जताते हुए कहा, तो तुम भी इस बात से असहमत हो कि हमें रत्नों का बाजार छोड़ देना चाहिए और ज्वेलरी बिजनेस को छोटा कर देना चाहिए? बड़ी बिटिया रानी, मुझे एक अंदाजा लगाने दीजिए, क्या आप अस्थायी रूप से एक कदम पीछे हटने की योजना बना रही हैं, और फिर बैंक से फंड उधार लेकर या अन्य तरीकों से पूंजी जुटाकर अगली तिमाही में बाजार वापस पाने की सोच रही हैं? लेकिन क्या बैंक द्वारा हाल ही में लोन ठुकराया जाना महज एक इत्तेफाक है, या ये भी पहले से तय किया गया कोई खेल हो सकता है? आर्यन को लगा कि अगर अहलावत परिवार ने खन्ना परिवार को निशाना बनाया है, तो वे निश्चित रूप से हमलों की एक सीरीज शुरू करेंगे और सिर्फ कच्चे पत्थरों के साथ छेड़छाड़ करके नहीं रुकेंगे। क्या तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? वरना तुम्हें कैसे पता चला कि बैंक ने मेरा लोन आवेदन खारिज कर दिया है? अनन्या खन्ना ने आर्यन को घूरते हुए कहा। वह इस बात से बहुत चिढ़ी हुई थी कि वह उनकी पारिवारिक बैठक सुन रहा था। हालांकि आर्यन को उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी और उसने बेपरवाही से कहा, आप सब लोग इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है।
अगर आपकी बातें मेरे कानों में घुस रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम इससे ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? अनन्या उसके जवाब से इतनी चिढ़ गई कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। उसने मोटे चमड़ी वाले लोग देखे थे, लेकिन इसके जितनी मोटी नहीं। जब भी वह आर्यन से बात करती थी, वह खुद को शांत रहने की हिदायत देती थी, लेकिन उसके साथ बिना आपा खोए बात करना वाकई नामुमकिन था। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन श्रीमती खन्ना ज्यादा खुले विचारों वाली थीं। काबिल नौजवानों का स्वभाव थोड़ा अलग होना सामान्य बात है। वह आर्यन को गौर से देख रही थी और उन्हें लगा कि वह बुरा लड़का नहीं है और उसके पास कुछ अच्छे विचार हो सकते हैं। एक कहावत है कि खेल खेलने वाले को वह सब नहीं दिखता जो देखने वाले को दिख जाता है। कभी कभी बाहरी व्यक्ति समस्याओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उन्होंने एक दिलकश मुस्कान के साथ आर्यन से कहा, आर्यन, तुमने पिछली बार बताया था कि विक्रम अहलावत से लिए गए कच्चे पत्थरों में समस्या थी। अब जब ये बात सच साबित हो गई है, तो क्या तुम्हारे पास इससे निपटने की कोई रणनीति है? समाधान तो हमेशा होता है, लेकिन मैंने अभी तक कोई सोचा नहीं है, आर्यन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। उसके वाक्य का पहला हिस्सा सुनकर खन्ना परिवार की माँ बेटियां थोड़ी खुश हुईं, लेकिन आखिरी वाक्य सुनकर श्रीमती खन्ना भी अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकीं। आर्यन, क्या तुम कोई समाधान सोच सकते हो? मुझे पता है कि तुम जरूर कोई रास्ता निकाल लोगे, है ना? रीमा खन्ना ने उम्मीद भरी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। धत्तेरे की, इसका क्या मतलब है कि मैं जरूर कोई रास्ता निकाल लूंगा? उसने मुझे कोई जादूगर समझ रखा है जो हर मुसीबत हल कर देगा। आर्यन उसकी उम्मीदों को देखकर निशब्द रह गया। झुंझलाहट में इधर उधर टहलते हुए आर्यन ने सोचा कि काश वह अंदर ना आता और इस लफड़े में ना पड़ता। अनन्या खन्ना के हुनर को देखते हुए कुछ सड़े हुए अंडों और बेकार रिश्तेदारों से निपटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन जैसे ही उसने रीमा खन्ना को परेशान होते देखा, वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। क्या वह इस छोटी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? वे दोनों अभी काफी छोटे थे और यह बहुत उचित नहीं लग रहा था। लेकिन ये देखते हुए कि उस लड़की का व्यक्तित्व कितना निखरा हुआ था, वह वाकई आकर्षक थी, शायद उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना इतना बुरा भी नहीं होगा। वे तीनों महिलाएं उसे टहलते हुए देख रही थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आर्यन खन्ना परिवार की समस्याओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, बल्कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जो और भी अजीब होते जा रहे थे। आर्यन, तुम्हारे इस तरह टहलने से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। क्या तुमने कोई समाधान सोचा? अनन्या खन्ना चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। मदद मांगते वक्त भी इस औरत का लहजा कितना रौबदार है, इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। आर्यन उसके स्वभाव से वाकई चिढ़ा हुआ था, उसे हमेशा उससे बहस करना पसंद था। उसने अनन्या की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, हमारे पास अहलावत परिवार पर पत्थरों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है। उनका सामना करने से वे उल्टा आप पर ही आरोप मढ़ देंगे। हमें अभी जो करने की जरूरत है, वह है कच्चे रत्नों का एक नया बैच खरीदना, ज्यादा नहीं, बस इतना कि एक तिमाही की बिक्री निकल जाए। लेकिन हमें एक ऐसा सप्लायर ढूंढना होगा जो अहलावत परिवार से न जुड़ा हो। तुमने तो वही बात कह दी जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम नया सप्लायर ढूंढ पाते, तो हम अहलावत परिवार के भरोसे क्यों रहते? हमारे दो रत्न विशेषज्ञों का स्तर इतना नहीं है कि वे बाजार से इतनी बड़ी मात्रा में सही पत्थर चुन सकें, और वे तो छुट्टी पर विदेश भी चले गए हैं। इसके अलावा, हम पैसों की समस्या कैसे हल करेंगे? खन्ना परिवार के पास अभी नकद पैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या खन्ना को लगा कि आर्यन का समाधान बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा, ये समस्या की जड़ को नहीं छू रहा था, जो कि फंडिंग और नए सप्लायर थे, वही सबसे महत्वपूर्ण थे। एक बार वे सुलझ गए, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। अध्याय 79, गद्दार। आर्यन अनन्या खन्ना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब अनन्या ने ये जिक्र किया कि खन्ना परिवार के रत्न विशेषज्ञ विदेश चले गए हैं, तो उसके कान खड़े हो गए। खन्ना परिवार के लिए इतने महत्वपूर्ण और संकटपूर्ण समय में उनका देश छोड़कर जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। बड़ी बिटिया रानी, आपने कहा कि खन्ना परिवार के दोनों रत्न विशेषज्ञ विदेश चले गए हैं। ये कब हुआ? आर्यन को कुछ दाल में काला लगा और उसने पूछा। अनन्या खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या सोच रहा है, फिर भी उसने जवाब दिया, कच्चे रत्नों की इस खेप की खरीदारी के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि वे थोड़े थक गए हैं और आराम करने के लिए विदेश जाकर छुट्टियां मनाना चाहते हैं। बड़ी बिटिया रानी, शायद आपको ये सुनकर अच्छा न लगे, लेकिन मुझे उन दोनों उस्तादों पर शक है। इन कच्चे पत्थरों को देखते हुए, भले ही उनमें की गई छेड़छाड़ बहुत बारीक है, लेकिन यह नामुमकिन है कि उन्हें जरा भी भनक न लगी हो, आर्यन ने गहराई से सोचते हुए कहा। ये नामुमकिन है। वे दोनों उस्ताद कई सालों से हमारे खन्ना परिवार के साथ हैं, वे बेहद वफादार और भरोसेमंद हैं। वे बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। अनन्या खन्ना ने तीखी प्रतिक्रिया दी, वह इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि, आर्यन बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अंदाजा लगा रहा था।
उसने पल भर सोचा और फिर पूछा, क्या वे दोनों उस्ताद अपने पूरे परिवार को छुट्टियों पर साथ ले गए हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा मतलब है कि? अनन्या ने अपनी बात पूरी नहीं की, उसकी भौहें तन गईं। श्रीमती खन्ना के मन में भी कुछ विचार आए। माँ बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में गहरी चिंता और शक साफ झलक रहा था। उनके चेहरों के भाव देखकर आर्यन समझ गया कि अब उन्हें भी संदेह होने लगा है। वफादारी हो या गद्दारी, सच तो यह है कि जो होना था वो हो चुका है। मैं बस आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर वे दोनों उस्ताद वापस आते हैं या खन्ना परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, तो अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। उनके व्यवहार से लगता है कि उन्होंने अपने लिए पहले ही सुरक्षित रास्ता चुन लिया है। आर्यन ने बस उन्हें सचेत किया, कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। दीदी, आपने अभी कहा था कि कच्चे रत्नों के बाजार से पत्थर खरीदने के लिए अभी हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन आर्यन ये कर सकता है। वह इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप भूल गईं, चाहे वह शाही हरा रत्न हो जो उसने चुना था या बेसमेंट की जांच, हनुमान काका भी उससे बहुत प्रभावित थे, रीमा ने उत्साह से कहा। ओह, ये छोटी लड़की भी ना। मैं बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, खन्ना परिवार का कोई दामाद या वारिस नहीं। मुझे बार बार इन मुसीबतों में क्यों घसीटा जा रहा है? आर्यन ने चिढ़कर रीमा की ओर देखा। वह मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे आर्यन की नाराजगी का अंदाजा ही न हो। भले ही उसके लिए रत्नों का ये खेल बच्चों का खेल था, लेकिन वह बिना किसी फायदे के इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उठाए? अपने हुनर से दूसरों को अमीर बनाना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उससे बेहतर तो ये था कि वह खुद चुपचाप अपनी किस्मत चमकाए। बड़ी बिटिया रानी, आप मेरी तरफ मत देखिए। मैं बस छोटी बिटिया रानी का बॉडीगार्ड हूँ, खन्ना परिवार का सदस्य नहीं। मुझे आपके पारिवारिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं तो बस गलती से आपकी मीटिंग की बातें सुन रहा था। आप सब अपनी राय पर अड़े रहते हैं, कल को अगर पत्थर चुनने में मुझसे कोई गलती हो गई, तो आप तो मुझे गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देंगी। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया। वह सोच रहा था कि जब समय मिलेगा तो वह खुद रत्नों के बाजार जाएगा और अपनी किस्मत आजमाएगा, क्योंकि रत्नों का कारोबार वाकई बहुत मुनाफे वाला था। अंडे के आकार का एक बेहतरीन रत्न 5 करोड़ दिला सकता था, तो अगर वह बड़ा हुआ, तो क्या उसकी कीमत अरबों में नहीं होगी? इसके अलावा, वह उस बात को भी नहीं भूला था जो उसने एक बार सूरज अहलावत से कही थी, कि वह उसे उसके सबसे बड़े घमंड के वक्त धूल चटाएगा और उसे एहसास कराएगा कि हर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। रीमा, वह नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करो, अनन्या खन्ना ने आर्यन को गुस्से से घूरा। खन्ना परिवार का सदस्य न होने का उसका बहाना उसे बहुत बेशर्मी भरा लगा। बगल में बैठी श्रीमती खन्ना का चेहरा भी थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। वह जानती थी कि उनके पास आर्यन से मदद मांगने का कोई ठोस अधिकार या कारण नहीं है। आखिर आर्यन खन्ना परिवार का कोई अपना तो था नहीं। हा, अगर बड़ी बिटिया रानी समझ गई हैं तो ठीक है। रात के खाने के लिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मुझे आज का होमवर्क पूरा करना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। आप लोग आराम से बातें कीजिए। आर्यन हंसते हुए ऊपर चला गया। अनन्या उसे मजे से जाते हुए देखती रही और गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। इतना खराब बर्ताव, और इसे रात का खाना भी चाहिए। अच्छा होगा कि इसकी तनख्वाह काट लूं। उसने फुकारते हुए कहा, मम्मी, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम बाकी गहनों पर ध्यान देंगे और रत्नों का काम छोड़ देंगे। रत्नों के अलावा ज्वेलरी मार्केट में हीरों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हीरों के स्रोत अफ्रीका, रूस जैसे देशों में हैं। हमारी पहुंच वहां तक बिल्कुल नहीं है, और पैसों की समस्या तो अपनी जगह है ही। इसे मुख्य उत्पाद बनाना बहुत मुश्किल होगा, श्रीमती खन्ना ने बेबसी से कहा। माँ बेटी खामोश हो गईं और गहरी सोच में डूब गईं, सिवाय रीमा खन्ना के। उस छोटी लड़की की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह मन ही मन कोई बड़ी योजना बना रही हो। अपने कमरे में लौटने के बाद आर्यन ने वक्त देखा। अभी काफी जल्दी थी और चांद भी नहीं निकला था, इसलिए वह चांदनी की ऊर्जा महसूस नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वह अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पर ध्यान देगा। कॉलेज में दाखिला लेना जरूरी था, इसलिए आर्यन को अपनी पढ़ाई तेज करनी थी ताकि कोई कमी न रहे। रात में चांदनी की ऊर्जा लेते समय आर्यन को हमेशा अपने कमरे में किसी चीज की कमी महसूस होती थी। सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह कमी जिया की थी। वह सोच रहा था कि वह अब कैसी होगी, उसका अतीत काफी रहस्यमयी लग रहा था। उम्मीद है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। बिस्तर पर लेटते ही जिया की हल्की सी खुशबू अब भी चादरों में महसूस हो रही थी, जिससे आर्यन उस लड़की की सेहत को लेकर और भी उत्सुक हो गया। अफसोस कि उसके पास जिया का फोन नंबर नहीं था। उस हल्की खुशबू को महसूस करते हुए आर्यन अनजाने में ही नींद की आगोश में समा गया। सुबह बाहर से उसे जगाने के लिए एक आवाज आई। तब आर्यन को याद आया कि उसे आज स्कूल जाना है, लेकिन बाहर से आने वाली आवाज थोड़ी अलग थी, कुछ हद तक बड़ी बिटिया रानी जैसी। वह उलझन में बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला, और वाकई वहां अनन्या खन्ना खड़ी थी। आज उसने सफेद शर्ट पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। रीमा ने सही कहा था कि उसकी दीदी का व्यक्तित्व वाकई प्रभावशाली था।
उसने घुटनों तक की काली स्कर्ट पहनी थी जिसमें उसके पैर बहुत सुंदर लग रहे थे, और हैरानी की बात यह थी कि उसने मोज़ेक स्टॉकिंग्स नहीं पहने थे। ये औरत वाकई बहुत आत्मविश्वास से भरी थी। जिसके पैर इतने सुंदर और बेदाग हों, वही बिना मोजे के बाहर निकलने की हिम्मत कर सकता है। सफेद और काले कपड़ों का ये तालमेल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप उसे प्रोफेशनल के साथ साथ काफी आकर्षक बना रहा था। लेकिन सुबह सुबह इतनी सज धज कर क्या बड़ी बिटिया रानी उसे रिझाने आई थी। आर्यन ने कई बार अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इरादा क्या है। इस बीच आर्यन की उस गहरी नजरों को महसूस कर अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसने कपड़े ही न पहने हों और वह घबराहट में लगभग भागने ही वाली थी। उसने खुद को संभाला और सहज होकर कहा, आर्यन, मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ दूंगी, जल्दी नीचे आओ। इतनी नर्म आवाज, क्या सूरज पश्चिम से निकला है? आर्यन को अनन्या खन्ना का ये पूरी तरह बदला हुआ रूप थोड़ा अजीब लगा। एक कड़क महिला सीईओ का इतना नर्म होना अपने आप में एक अलग आकर्षण था। उसने अनजाने में सिर हिलाते हुए कहा, ओह ठीक है। फिर वह कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए मुड़ गया। तैयार होने के बाद जब वह बैठक में पहुंचा तो श्रीमती खन्ना वहां नहीं थी, लेकिन बड़ी बिटिया रानी ने नाश्ता तैयार कर रखा था, उसकी पसंद का सफेद दलिया और सूखे मूली के परांठे, साथ में तले हुए अंडे और दूध। मेज पर सजे हुए उस नाश्ते और सूखे मूली के परांठों को देखकर आर्यन को फिर कुछ अजीब लगा। एक अमीर खानदान की लड़की खुद मूली के परांठे बना रही है, अनन्या खन्ना आखिर सोच क्या रही थी? 80 करारे सूखे मूली के परांठे चबाते हुए आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या महसूस करे। नाश्ता करते समय रीमा खन्ना को सिर झुकाए खाना खाते देख उसे यकीन हो गया कि इस छोटी लड़की ने ही अपनी बहन को बताया होगा कि उसे क्या पसंद है। यहाँ तक कि बड़ी बिटिया रानी का यह अचानक बदला हुआ नर्म मिजाज भी शायद इसी की करामात थी। जैसे आर्यन रीमा को समझता था, वैसे ही वह भी उसे अच्छी तरह जानती थी। वह ऐसा इंसान था जिसे प्यार से मनाया जा सकता था, लेकिन मजबूर नहीं, जैसे शेर की गर्दन के बाल होते हैं, जिन्हें उसी दिशा में सहलाना पड़ता है जिस दिशा में वे उगे हों। अगर कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करे, तो शेर अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटता। लेकिन इस बार रीमा ने गलत अंदाजा लगाया था। आर्यन कोई ऐसा मामूली इंसान नहीं था जो बड़ी बिटिया रानी के जरा से एहसान तले दबकर उनके पैरों में गिर जाए। मैं सिद्धांतों वाला इंसान हूं, एक नेक दिल व्यक्ति, आर्यन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। नाश्ते के बाद अनन्या खन्ना वाकई आर्यन और रीमा को स्कूल छोड़ने ले गईं। इस युवा परिसर में वापस आकर आर्यन का मूड न जाने क्यों खिल उठा। यहाँ प्यारे सहपाठी और सुंदर छात्राएं थीं। स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी खूबसूरती बिखेरती लड़कियां आर्यन की नजरों को चकाचौंध कर रही थीं। यूनिफॉर्म का आकर्षण क्या होता है? बड़ी बिटिया रानी की यूनिफॉर्म शायद वैसी ही थी, और इन लड़कियों की पोशाक का भी अपना एक अलग अंदाज था। खासकर उसके बगल में बैठी रीमा खन्ना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में साक्षात युवा सुंदरता का अवतार लग रही थी। तुम बहुत बुरे हो, तुम दीदी को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में उनकी मदद नहीं करना चाहते? रीमा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह उसे क्या जवाब देता? क्या उसके मजाक का जवाब मजाक से देता? आर्यन ने बेबसी से कहा, छोटी बिटिया रानी, मैं कोई भगवान नहीं हूं। कुछ चीजें अभी मेरी समझ में नहीं आई हैं, तो मैं मदद कैसे करूं? तो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम दीदी की मदद करोगे ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। तुम गहराई से सोचो, उस लड़की ने आंखों में एक चमक के साथ कहा और तितली की तरह उड़कर अपनी कक्षा की ओर चली गई। यह क्या हो रहा है? क्या मेरी बातें इतनी उलझी हुई थीं? आर्यन ने अपनी नाक सहलाई, वह उस लड़की की कल्पना शक्ति देखकर हैरान था। ख्यालों में खोया हुआ वह कक्षा में पहुंचा और देखा कि रीमा खन्ना बड़ी खुशी से एक खूबसूरत लड़की से बातें कर रही थी। जिया, वह वापस आ गई है। आर्यन पिछली रात ही उसके बारे में सोच रहा था, और आज सुबह वह उसे क्लास में दिख गई। अब वह स्कूल यूनिफॉर्म में थी और पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसका लड़कों वाला अंदाज कम हो गया था और चेहरे पर एक कोमलता आ गई थी। उसकी त्वचा अब भी बेदाग और गुलाबी थी, आंखें साफ थीं और कमर तक लंबे बाल गहरे और चमकदार थे। क्या उसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे? शायद आर्यन की नजरों को महसूस करते हुए जिया मुड़ी और उसे देखकर आंख मारी। खिड़की से आती सूरज की किरणों में उसकी आंखों की चमक शीशे की तरह नाचती हुई लग रही थी। वह वाकई ठीक हो गई है। आर्यन ने उसकी नजर देखते ही जान लिया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उसके पास हकीमों वाला हुनर वाकई कमाल का था। जो नुस्खा उसने उसे दिया था, उसने 2-3 दिनों में ही असर दिखा दिया। उसे बस ये चिंता थी कि क्या उसकी पीठ के घाव का कोई निशान रह गया होगा। इतनी कोमल और नाजुक त्वचा पर निशान होना वाकई बहुत दुखद होता। शायद कोई निशान नहीं रहा होगा, क्योंकि जिया को अपने इलाज पर पूरा भरोसा था और वह नुस्खा भी काफी असरदार था। तुम वापस आ गई, आर्यन ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। हालांकि उसने सिर्फ एक आवाज निकाली, लेकिन उसकी आंखों में आभार साफ झलक रहा था। आर्यन, जिया को कुछ दिनों से बहुत तेज जुकाम था, उसे डर था कि कहीं हमें भी न लग जाए, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, रीमा ने पास आकर बताया।
जुकाम। आर्यन ने उलझन में जिया की ओर देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि वे लोग यही बहाना दे सकते थे। अगर वह कहती कि उस पर किसी रहस्यमयी ताकत ने हमला किया था, तो न केवल बाकी छात्र डर जाते, बल्कि सच बोलने पर भी कोई उसका यकीन नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्या? उसने तो हमें बताया भी नहीं, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। आर्यन की बात सुनकर दोनों लड़कियां शर्मा गईं, और वे अपनी कुर्सियों पर ऐसे छटपटाने लगी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। शुक्र है कि तभी क्लास शुरू होने की घंटी बज गई, जिससे लड़कियों की शर्मिंदगी थोड़ी कम हुई। उनके शर्माए हुए चेहरों को देखकर आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। हे, किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने एक साथ दो दो सुंदरियों को सबक सिखाया है। पहली क्लास अंग्रेजी की थी, और मिस्टर त्यागी ढेर सारे टेस्ट पेपर लेकर अंदर आए। छात्रों, आज एक मॉक एग्जाम है और हम बोर्ड परीक्षा के सभी नियमों का पालन करेंगे। ये टेस्ट 2 घंटे का होगा, इसलिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अब अपनी मेज से सारी किताबें हटा दीजिए। इतना कहकर मिस्टर त्यागी ने पेपर बांटना शुरू किया। ऐसा करते समय उन्होंने आर्यन की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा, जैसे उनके मन में कोई योजना चल रही हो। मिस्टर त्यागी क्या सोच रहे थे, आर्यन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक त्यागी शांति से क्लास लेते और बिना वजह उसे परेशान नहीं करते, उन्हें जो चाहे योजना बनाने दें। आर्यन को ऐसे लोगों के लिए बहुत कम सम्मान था जो सारा दिन विदेश से लौटने और अपने ऊंचे स्तर की डींगें हाँकते थे और अपने ही देश के लोगों को कमतर समझते थे। ऐसे लोग असल में बहुत संकीर्ण सोच वाले होते हैं। अगर किसी की राय उनसे अलग हो, तो वे कह देते हैं कि दूसरों को ज्ञान और तमीज की कमी है। चूंकि यह बोर्ड परीक्षा के स्तर का टेस्ट था, इसलिए अंग्रेजी के पेपर में लिसनिंग सेक्शन भी था। त्यागी ने क्लास के प्लेयर में ऑडियो टेप लगाया और सबके तैयार होने के बाद प्ले बटन दबा दिया। अंग्रेजी का ऑडियो मुख्य रूप से अमेरिकी लहजे में था, जिसमें बीच बीच में ब्रिटिश उच्चारण भी था। आमतौर पर ब्रिटिश उच्चारण समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आर्यन के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। जब से उसकी शक्तियां जागी थीं, उसकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वह जो कुछ भी पढ़ता था, उसे बस थोड़ा सा याद करने पर वह सब कुछ वैसा ही याद आ जाता था। मिस्टर त्यागी हाथों को पीछे बांधकर क्लास में घूमने लगे और आर्यन के पास आकर रुक गए। आर्यन ने उनकी ओर देखा, शायद उन्हें डर था कि वह नकल करेगा। त्यागी अब उस पर कड़ी नजर रख रहे थे। आमतौर पर लिसनिंग टेस्ट के दौरान टीचर को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का ध्यान भटक सकता है। लेकिन ये साफ था कि त्यागी के मन में अब भी आर्यन के लिए कड़वाहट थी, इसलिए वे परीक्षा के दौरान उस पर विशेष ध्यान दे रहे थे। आप देखना चाहते हैं ना? ठीक है, तो मैं लिखना ही बंद कर देता हूँ। आर्यन ने सोचा और लिखना बंद कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर था। बगल में बैठी रीमा खन्ना को यह अजीब लगा, लेकिन वह टेस्ट में इतनी मग्न थी कि पूछ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। पीछे खड़े त्यागी ने जब देखा कि आर्यन लिख नहीं रहा है, तो उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही ऑडियो खत्म हुआ, आर्यन ने फुर्ती से आंसर शीट पर सारे जवाब भर दिए। अजीब बात यह थी कि त्यागी थोड़े हैरान तो दिखे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस मुस्कुराते रहे। आर्यन की पीठ त्यागी की तरफ थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि वे किस बात पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर अंग्रेजी का टेस्ट पूरा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्यन की अंग्रेजी पहले से ही अच्छी थी, और जब से उसे एक बार देखकर कभी न भूलने की शक्ति मिली थी, उसने लगभग पूरी अंग्रेजी डिक्शनरी याद कर ली थी। कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनकी स्पेलिंग या उच्चारण शायद अंग्रेजों को भी ना पता हो, लेकिन आर्यन को पता थे। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी की यही सबसे डरावनी बात थी। अंग्रेजी का ये टेस्ट कुल 2 घंटे का था, लेकिन आर्यन को अंग्रेजी निबंध सहित सभी सवालों के जवाब देने में 1 घंटे से थोड़ा ही ज्यादा समय लगा। पूरी क्लास की हैरान नजरों के बीच आर्यन ने अपना पेपर जमा कर दिया। उसके सहपाठी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो। अपनी सीट पर लौटकर आर्यन ने गणित की किताबें निकालकर दोहराना शुरू कर दिया। उन दोनों सुंदरियों ने जब ये देखा, तो वे पूरी तरह अवाक रह गईं। बाकी सब अभी परीक्षा दे रहे थे, और वह परीक्षा के समय का इस्तेमाल गणित पढ़ने के लिए कर रहा था। क्या वह वाकई इंसान है? अध्याय 81। परीक्षा में मिला अंडा। परीक्षा खत्म होते ही उसके पीछे बैठे राहुल अहलावत ने आर्यन की ओर झुकते हुए शक के साथ कहा, आर्यन, क्या तुमने वाकई टेस्ट पूरा किया है, या बस खाली पेपर जमा करके आ गए? धत तेरे की, राहुल, तुम्हारी नजर कैसी है? क्या मुझे खाली पेपर जमा करने की जरूरत है? अगर मुझे तुम्हारे इस नाजुक दिल के टूटने का डर ना होता, तो मैं इसे और भी पहले जमा कर देता, आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी काबिलियत पर शक किया जा रहा था। दुनिया कहाँ जा रही है? अरे आर्यन भाई, तुम तो मेरे आदर्श हो। पढ़ाई और खेल दोनों में अव्वल। कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। राहुल ने आर्यन का हाथ पकड़कर बड़े नाटकीय अंदाज में शोर मचाया। राहुल का हाथ किसी और की जांघ जितना मोटा था और उसकी हथेली किसी बड़े पंखे जैसी। आर्यन की मांसपेशियों की बनावट भी कम नहीं थी, लेकिन उन हथेलियों के सामने वे फीकी लग रही थीं। राहुल के हाथों में फंसकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ चर्बी के ढेर में धंस गया हो।
आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मजाक में हंसते हुए कहा, राहुल भाई, आदमियों को इस तरह एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए, लोग समझेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। वैसे भी तुम्हारी खुराक देखते हुए तुम्हें गोद लेना मुझे दिवालिया कर देगा। हा हा हा। रीमा खन्ना और जिया आर्यन की बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई, जिससे राहुल शर्मा गया और अपना चेहरा छिपाकर अपनी सीट पर वापस चला गया। तुम बहुत शरारती हो, आर्यन, रीमा खन्ना ने हंसी रोकते हुए कहा, जबकि जिया भी मुस्कुरा रही थी। इन दोनों लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, इन्हें सबक सिखाना होगा। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, हे, मैं तो शेर हूं और आप दोनों सुंदरियां मेरी टीम का हिस्सा हैं। आर्यन ने उन दोनों की ओर एक शरारती नजर डाली, जिससे लड़कियां शर्मा गईं और नजरें चुराने लगीं। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? ट्रिन 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 ट्रिन। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि हनुमान काका के पोते राहुल का फोन था। वह फोन उठाकर कक्षा के बाहर चला गया। राहुल, क्या बात है? तुम तो ठाले बैठे हो, पर मैं एक होनहार छात्र हूं जिसे क्लास अटेंड करनी है, आर्यन ने मजाक में कहा। चलो भी, होनहार छात्र बनने का नाटक बंद करो, कौन यकीन करेगा? क्या कोई होनहार छात्र किसी लड़की के लिए कपड़े खरीदने जाता है? मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताने के लिए फोन कर रहा हूं। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? खन्ना परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया है, राहुल की आवाज में गंभीरता थी। कैसी खबरें? मैं पूरी सुबह परीक्षा दे रहा था, मेरे पास खबरें देखने का समय कहाँ था? आर्यन ने उलझन में पूछा। खन्ना परिवार मुसीबत में था और राहुल ने खुद फोन करके उसे बताया था। मैं फोन पर सब कुछ नहीं समझा सकता। फोन रखो और जल्दी से इंटरनेट पर न्यूज़ देखो, मामला काफी बड़ा लग रहा है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, राहुल ने जल्दी में फोन काट दिया। क्या बात हो सकती है? आर्यन ने फुर्ती से अपने फोन का ब्राउज़र खोला और न्यूज़ पोर्टल देखा। हेडलाइन थी, एक मशहूर अभिनेत्री आधी रात को अभिनेता से मिलने पहुंची। धत्तेरे की, यह नहीं वही मनोरंजन की फालतू खबरें। उसने सोचा कि खन्ना परिवार बिजनेस में है, तो खबर बिजनेस सेक्शन में होनी चाहिए। उसने पेज को ऊपर स्क्रॉल किया। खन्ना ज्वेलरी स्टोर के कच्चे रत्नों के सौदे में गड़बड़ी का खुलासा, शेयर बाजार पर पड़ा असर, खन्ना ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट। खुलासा, यह अहलावत परिवार की चाल है, पक्का वही इसके पीछे हैं। खबर देखते ही आर्यन ने अंदाजा लगा लिया कि अहलावत परिवार ही यह सब करवा रहा है, शायद कुछ और ताकतें भी आग में घी डाल रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हनुमान काका ने कहा था, व्यापारिक मुकाबला बहुत जटिल और बेरहम होता है, और स्थिति कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसने थोड़ा सोचा और राहुल को वापस फोन किया। आर्यन भाई, क्या हुआ? मैंने झूठ नहीं बोला था ना? खन्ना परिवार इस बार वाकई फंस गया है। ऐसे हालात में शेयरधारक शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएंगे, और इस वक्त अनन्या खन्ना और उनकी मां शायद उनके तीखे सवालों का सामना कर रही होंगी। शेयरधारकों की मीटिंग? क्या सारे शेयर खन्ना परिवार के पास नहीं हैं? आर्यन को लगा था कि मालिक सिर्फ वही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीमती खन्ना और अनन्या के पास मिलाकर 80% शेयर हैं, बाकी के हिस्सेदार दूसरे लोग हैं। ओह, समझ गया। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था कि एक आलीशान ज्वेलरी स्टोर खोलने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। आर्यन ने उस सवाल को पूछा जिसके बारे में वह पहले सोच रहा था। वह जानता था कि ज्वेलरी मार्केट की चमक कभी कम नहीं होगी, और जो रत्न उसने जीते हैं वे इस बिजनेस में काम आ सकते हैं। आर्यन भाई, तुम ज्वेलरी स्टोर खोलना चाहते हो? यह आसान काम नहीं है। शुरुआती खर्च इस पर निर्भर करता है कि तुम कैसा स्टोर खोलना चाहते हो, बाजार में या किसी बड़े मॉल में। वैसे असली चुनौती पैसा नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे के रत्नों की लगातार सप्लाई बनाए रखना है। ओह, सही बात है। हालांकि राहुल यह नहीं जानता था कि आर्यन के पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए सप्लाई उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। आर्यन ने बिजनेस शुरू करने के बारे में और भी कई सवाल पूछे और जानकारी मिलने के बाद फोन रख दिया। दोपहर की क्लास खत्म होने पर आर्यन को एहसास हुआ कि सुबह बड़ी बिटिया रानी उन्हें छोड़ गई थी और अब उन्हें घर ले जाने के लिए उनका इंतजार करना होगा। आर्यन, रीमा खन्ना और जिया के साथ स्कूल के गेट पर इंतजार करने लगा। जल्द ही खन्ना परिवार की एक गाड़ी आई, जिसे बड़ी बिटिया रानी नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। शर्मा अंकल, दीदी क्यों नहीं आई? क्या वे कहीं व्यस्त हैं? रीमा ने गाड़ी में बैठते समय पूछा। बिटिया, मैडम ने बस मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, उन्होंने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया, शर्मा अंकल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उस छोटी लड़की को अंदाजा नहीं था कि उसकी बड़ी बहन कंपनी की दिक्कतों में कितनी बुरी तरह फंसी हुई है। चूंकि अनन्या ने उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए आर्यन भी उसे बेकार में परेशान नहीं करना चाहता था, जानकर भी वह कुछ नहीं कर पाती, बस उसकी चिंता बढ़ जाती। दोपहर की क्लास शुरू होने के बाद रीमा खन्ना को पता चला कि खन्ना परिवार की खबरें न्यूज में आ चुकी हैं। ज्यादातर लड़कियां मनोरंजन की खबरें ही देखती हैं और बिजनेस की उबाऊ जानकारियों पर उनकी नजर कम ही जाती है। लेकिन जैसे ही अगला पीरियड शुरू हुआ, क्लास टीचर रश्मि मैम ने आर्यन को ऑफिस में बुलाया। स्कूल में क्लास टीचर द्वारा ऑफिस बुलाया जाना कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता।
वाकई, जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो वहां न केवल रश्मि मैम थी, बल्कि वह चिड़चिड़ा मिस्टर त्यागी भी मौजूद था। आर्यन को देखते ही त्यागी के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान आ गई। क्या इस त्यागी ने मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है? उसकी मुस्कान देखकर आर्यन ने मन ही मन सोचा। आर्यन, यहाँ आओ और बताओ कि यह क्या है? रश्मि मैम ने आर्यन की ओर देखते हुए माथे पर शिकन के साथ पूछा। वह चिंतित भी थीं और थोड़ी नाराज भी। उनकी इस उलझन भरी भावना का कारण तब समझ आया जब आर्यन ने वह पेपर हाथ में लिया जो रश्मि मैम ने उसे दिया था। ये सुबह का अंग्रेजी का मॉक टेस्ट पेपर था, लेकिन नंबर वाले कॉलम में एक बड़ा सा 0 अंडक बना हुआ था। अध्याय 82, यहाँ गुजारा नहीं होगा। रश्मि मैम, क्या यह मेरा टेस्ट पेपर है? आर्यन को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका पेपर है। अगर यह उसका पेपर नहीं था तो उस पर आर्यन नाम कैसे लिखा था और लिखावट भी बिल्कुल वैसी ही कैसे थी? इसका केवल एक ही जवाब था, मिस्टर त्यागी ने सबके सामने इसमें हेराफेरी की थी। आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि त्यागी इतना गिर सकता है। लेकिन इसमें बदलाव करके 0 नंबर देने का क्या मतलब था? यह कोई असली बोर्ड परीक्षा तो थी नहीं, अगर वह माइनस में भी नंबर दे देता तब भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। आर्यन, क्या तुम अपना खुद का टेस्ट पेपर भी नहीं पहचान पा रहे? त्यागी ने बड़ी गंभीरता से नाटक करते हुए कहा। आर्यन ने उसकी ओर एक तिरछी नजर डाली, उससे बहस करना उसे समय की बर्बादी लगा। उसने रश्मि मैम से कहा, मैम, यह मेरा टेस्ट पेपर नहीं है। आप जानती हैं कि मुझ जैसा छात्र जीरो स्कोर नहीं कर सकता। इससे पहले कि रश्मि मैम कुछ बोल पाती, त्यागी फिर से बोल पड़ा, तुम्हें 0 मिला है, और यह स्वाभाविक है कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें सख्ती से नहीं पढ़ाया, इसके लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ। त्यागी के चेहरे पर पछतावे और दुख के भाव ऐसे थे मानो वह सच में दुखी हो। आर्यन उसे ठंडी नजरों से देख रहा था और उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैंने कहा, ये टेस्ट पेपर मेरा नहीं है। तुम नहीं मानोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुमने परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले अपना पेपर जमा नहीं किया था? त्यागी ने उसे चुनौती दी। हाँ, किया था। आर्यन जानता था कि त्यागी क्या साबित करना चाहता है, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता था, उसने वाकई 1 घंटा पहले पेपर जमा किया था। रश्मि मैम, आपने भी सुना। महज 1 घंटे में पेपर जमा करना, क्या आपको लगता है कि यह मुमकिन है? त्यागी फिर ऑफिस के बाकी टीचरों की ओर मुड़ा, आप सब बताएं, क्या आपने कभी किसी छात्र को केवल 1 घंटे में अपना पेपर जमा करते देखा है? सभी टीचरों ने इनकार में सिर हिलाया। शायद ऐसा होता होगा, लेकिन तभी जब किसी छात्र को कुछ ना आता हो और वह हार मानकर पेपर दे दे। आर्यन, तुम अक्सर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, क्लास में भी तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं रहता और अब तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है। मुझे लगता है कि तुम इस होनहारों वाली क्लास में रहने के लायक नहीं हो। त्यागी ने आखिरकार अपना असली मकसद जाहिर कर दिया। वह ये बात सभी टीचरों के सामने कहना चाहता था ताकि आर्यन को बचने का कोई मौका न मिले। पिछली बार जब उसने रश्मि मैम से शिकायत की थी तो बात टल गई थी, इसलिए इस बार उसने सबके सामने यह मुद्दा उठाया। रश्मि मैम ने त्यागी की ओर देखते हुए माथे पर बल डाला। पहले उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक रिपोर्ट है, लेकिन अब उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। मिस्टर त्यागी, क्या यहाँ कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? रश्मि मैम ने पूछा। आर्यन ने रश्मि मैम की ओर देखा। वह जानता था कि वे उसकी मदद करना चाहती हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। त्यागी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हे रश्मि मैम, मैंने यहाँ आने से पहले प्रिंसिपल पाठक जी को फोन कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वे बस आते ही होंगे। त्यागी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। धत्तेरे की, ये त्यागी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। ये बस मुझे क्लास से बाहर निकलवाना चाहता है। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि से हाथ में पकड़े पेपर को फिर से जांचा और पाया कि लिखावट बस काफी मिलती जुलती थी, असली नहीं थी। उसे अपना असली पेपर ढूंढना ही होगा। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे ऑफिस को स्कैन किया और आखिरकार कोने में रखे पेपर कतरने वाली मशीन श्रेडर में कुछ अजीब दिखा। उस मशीन को दोपहर में खाली कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसमें एक ही पेपर के बारीक टुकड़े थे, जो आर्यन की दिव्य दृष्टि में साफ तौर पर उसका असली टेस्ट पेपर था। तभी दरवाजे से 3 लोग अंदर आए। आर्यन ने प्रिंसिपल गजानन पाठक और डायरेक्टर को पहचान लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल के साथ सबसे आगे अनन्या खन्ना आ रही थी। अनन्या के आने से जैसे पूरे ऑफिस में रौनक आ गई। सभी पुरुष टीचर अपनी मेज के पीछे से झांकने लगे। प्रिंसिपल साहब, आप आ गए। यह आर्यन है, जिसे टेस्ट में 0 मिला है। मैं चाहता हूं कि इसे इस क्लास से हटा दिया जाए। त्यागी ने आर्यन की ओर इशारा किया, हालांकि उसकी नजरें बार बार अनन्या खन्ना पर जा रही थीं। ये सुनकर कि आर्यन को 0 मिला है, अनन्या अपनी हंसी बमुश्किल रोक पाई। हमेशा रौब झाड़ने वाले इस लड़के को इस तरह बेइज्जत होते देखना उसके लिए सुखद था। प्रिंसिपल साहब, मैं आर्यन को जानती हूँ, हमें पहले पूरी बात साफ कर लेनी चाहिए। रश्मि मैम ने पक्ष रखा। प्रिंसिपल साहब आर्यन के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, आर्यन बेटा तो बहुत होनहार और सीधा दिखता है।
हमें उसे अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हम किसी अच्छे छात्र के साथ इतनी आसानी से गलत नहीं कर सकते। प्रिंसिपल का ये दोस्ताना व्यवहार देखकर त्यागी के होश उड़ गए। आर्यन जानता था कि यह सब अनन्या खन्ना के प्रभाव की वजह से था। वह बिना कुछ बोले सीधा उस मशीन के पास गया, उसका ढक्कन खोला और कागज के उन टुकड़ों को बाहर निकाला। प्रिंसिपल साहब, ये है मेरा असली टेस्ट पेपर। आर्यन ने त्यागी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जिससे त्यागी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम इन कागज के टुकड़ों को अपना पेपर कैसे कह सकते हो? त्यागी ने घबराहट में दलील दी। हे, सच में। रश्मि मैम, क्या मुझे थोड़ा सा टेप मिल सकता है? आर्यन ने रश्मि मैम से टेप मांगा और फिर मेज पर उन कागजों के टुकड़ों को करीने से सजाने लगा। सबकी हैरान नजरों के सामने आर्यन ने महज कुछ ही देर में उन टुकड़ों से पूरा पेपर जोड़ दिया। फिर उसने टेप की मदद से उन्हें आपस में चिपका दिया और त्यागी की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर त्यागी, अब देखिए, क्या यह मेरा पेपर है? आप इसे सबके सामने चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुझे कितने नंबर मिले हैं, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन त्यागी की हिम्मत नहीं हुई उसे हाथ लगाने की। वह अच्छी तरह जानता था कि सच क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कतरे हुए टुकड़े आर्यन को कैसे मिल गए। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं था। मैंने कहा, इसे चेक कीजिए। आर्यन ने उसे घूरते हुए धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। त्यागी कांप उठा और उसने कांपते हाथों से पेपर ले लिया। उसने पेन निकाला और उसे चेक करना शुरू किया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर उसे कितने नंबर मिले हैं। जल्द ही पेपर चेक हो गया और त्यागी हकलाते हुए बोला, पूरे पूरे नंबर, पूरे नंबर। ये परिणाम सभी टीचरों की उम्मीद से कहीं बढ़कर था। त्यागी पसीने पसीने हो गया था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह प्रिंसिपल की ओर नजर भी उठा सके। मैडम अनन्या, इस शर्मिंदगी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रिंसिपल साहब को त्यागी की वजह से अपनी नाक कटती महसूस हो रही थी। उन्होंने त्यागी को गुस्से में घूरा और सख्ती से कहा, मेरे साथ आओ। अब यहाँ खड़े होकर और कितनी बेइज्जती कराओगे? प्रिंसिपल और डायरेक्टर के जाने के बाद आर्यन और अनन्या भी वहां से निकल गए। जाते समय रश्मि मैम ने आर्यन को समझाया कि वह इस बात का बोझ न ले और अच्छे से पढ़ाई करे। मुझे पता है तुम पूछना चाहते हो कि मैं स्कूल में क्या कर रही हूँ। जैसे ही वे बाहर आए, अनन्या खन्ना खुद ही बोल पड़ी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी और मैं तुम्हें लेने आई थी। तभी मेरी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से हुई और तुम्हारी इस स्थिति के बारे में पता चला, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। बड़ी बिटिया रानी तो अभी ऑफिस में काफी खुश दिख रही थी। क्या मेरा 0 नंबर लाना वाकई इतनी खुशी की बात है? आर्यन ने उसे एक खास नजरिया देते हुए पूछा। हैरानी की बात यह थी कि अनन्या ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, ये खुशी की बात है। तुम्हें इस तरह हारते हुए देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, जो कि सुबह से काफी उदास था। अफसोस कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे तो पूरे नंबर मिले हैं, आर्यन ने भी पलटकर जवाब दिया। हे, अगर तुम्हारा ये टीचर अब शिकोपुर के किसी भी स्कूल में कदम न रख पाए, तो क्या तुम इस नतीजे से संतुष्ट होगे? अनन्या मुड़ी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखने लगी। अध्याय 83, दुकान खोलना। बड़ी बिटिया रानी, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, एक आदर्श छात्र, और आप प्रेसिडेंट हैं। आप जो कहेंगी वही सही होगा, आर्यन ने बड़ी मासूमियत से कहा। फायदा उठाने के बाद अब शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो? अनन्या खन्ना उसकी उस शरारती मुस्कान को देखकर चिढ़ गई। असल में आर्यन जानता था कि वह क्या चाहती है। वह बस खन्ना परिवार के लिए कच्चे रत्नों की खरीद का एक नया रास्ता खोलना चाहती थी। वह मुस्कुराया और बोला, बड़ी बिटिया रानी, उस त्यागी को शिकोपुर से बाहर निकालना असल में उसी के भले के लिए है। वरना उसका जैसा चरित्र है, यहाँ रहकर वह खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लेता। खैर, आपने मेरी मदद की है, तो इसके बदले मेरे पास एक मुनाफे वाला सौदा है। क्या आप दिलचस्पी लेंगी? अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे एहसास था कि इस बदमाश से मदद मांगना इतना आसान नहीं होगा। वह हंसकर बोली, कैसा सौदा? ज्यादा उत्साहित मत होइए। मैं जो कह रहा हूं वह शायद आपकी उम्मीदों से अलग हो। क्या आप एक खास बुटीक ज्वेलरी स्टोर खोलने में रुचि रखती हैं? आर्यन ने उस विचार को सामने रखा जिसे वह काफी समय से मन में दबाए बैठा था। इस प्रस्ताव ने अनन्या खन्ना को वाकई चौंका दिया। चीजें वैसी नहीं जा रही थी जैसा उसने सोचा था। उसने उलझन में आर्यन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब ये कि मैं और खन्ना ग्रुप मिलकर एक नया ज्वेलरी स्टोर खोलेंगे, और हमारे मुख्य उत्पाद ऊंचे दर्जे के रत्न और कीमती पत्थर होंगे, आर्यन ने समझाया। तुम और खन्ना ग्रुप? अनन्या को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि एक ज्वेलरी स्टोर खोलने में कितने पैसे लगते हैं? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरी मम्मी तुम्हें जो तनख्वाह देती हैं, वह सब मिलाकर भी 10 लाख से कम होगी। मेरे पास वह शाही हरा रत्न है, जिसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए, और इसके अलावा बैंक में 1 करोड़ और हैं। आर्यन ने सूरज अहलावत और आकाश अहलावत से मिलने वाले पैसों को भी जोड़ लिया था।
सच तो ये था कि 6 करोड़ एक आलीशान ज्वेलरी स्टोर के लिए काफी नहीं थे। अनन्या का परिवार पहले से ही इस बिजनेस में था, इसलिए वह ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और कहा, 6 करोड़ में तुम क्या कर लोगे? दुकान सजाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने ऊंचे दर्जे के रत्न लाओगे कहाँ से? मैं जानती हूँ कि अगर किसी स्टोर में बेहतरीन रत्नों का भंडार हो तो वह रातों रात मशहूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वे रत्न पास होने भी तो चाहिए। हे, राहुल ने भी मुझसे यही कहा था। मैं जानता हूँ, सिर्फ एक शाही हरा रत्न काफी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस रत्न का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं, तो दूसरा, तीसरा और यहां तक कि बेहतरीन लाल और पीले रत्न भी ढूंढे जा सकते हैं। ये सच अनन्या खन्ना के लिए पचा पाना बहुत मुश्किल था, और वह मन ही मन इस बात को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझसे यह मत पूछिएगा कि कैसे। अगर पूछेगी भी, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं खन्ना ग्रुप के लिए खरीद के नए रास्ते खोल सकता हूं, जो अब हलावत परिवार के नियंत्रण में नहीं होंगे। मैं इस बार हुए आपके नुकसान की भरपाई भी करवा सकता हूं। आप कल्पना कीजिए, अगर यह स्टोर सफलतापूर्वक खुल जाता है, तो खन्ना ग्रुप के खिलाफ चल रही सारी खबरें हवा हो जाएंगी और आपके शेयर फिर से आसमान छूने लगेंगे। आर्यन जितना बोल रहा था, अनन्या उतनी ही हैरान हो रही थी। वह उसे एकटक देखती रही, उसका दिमाग इन जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये वैसा ही था जैसे कोई अचानक आपसे आकर कहे, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर सकता हूं। क्या कोई उसे भगवान समझेगा? कौन यकीन करेगा? जहां तक आर्यन की बात थी, उसने अपनी योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। जैसे जैसे वह रत्नों के बिजनेस में समय बिताएगा, वह निश्चित रूप से और भी बेहतरीन रत्न खोज निकालेगा। अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान को इस बारे में पता चला, तो पत्थरों के पार देखने की उसकी दैवीय शक्ति का राज खुल सकता था। उस स्थिति में खन्ना परिवार सच्चाई को छिपाने के लिए एक ढाल का काम करेगा। इसके अलावा आर्यन को बिजनेस चलाने के बारे में कुछ नहीं पता था। रत्नों को सही कीमत पर बेचना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन खन्ना ग्रुप के साथ साझेदारी में यह समस्या भी दूर हो जाएगी। वह चुप रहा, बस अनन्या के फैसले का इंतजार करने लगा। ये खन्ना परिवार के भविष्य का सवाल था, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कच्चे पत्थरों को परखने की तुम्हारी सटीकता इतनी ज्यादा है? अनन्या ने आखिरकार वह अहम सवाल पूछा, जो इस साझेदारी की पहली शर्त थी। इसके बिना आगे बात करना बेकार था। कोई सबूत नहीं है, आर्यन ने बिना किसी झिझक के कहा। इस मामले में उसकी दिव्य दृष्टि और उसकी असल पहचान जुड़ी थी, वह उसे सबूत कैसे दे सकता था? अगर इस वजह से उसकी पहचान उजागर होने का खतरा होता, तो आर्यन इस साझेदारी को छोड़ना बेहतर समझता। आखिर पैसा कमाने के लिए खन्ना परिवार के साथ जुड़ना अनिवार्य नहीं था। वह तो बस रीमा खन्ना के प्रति अपनी सहानुभूति की वजह से ये सब कर रहा था। कोई सबूत नहीं। स्टोर खुलने के बाद भारी विज्ञापन और प्रचार की जरूरत होगी। अगर अंत में सब कुछ दिखावा निकला, तो क्या हम लोगों के सामने मजाक नहीं बन जाएंगे? अनन्या ने माथे पर बल देते हुए कहा। यह इस पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। वैसे भी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो सिर्फ मजाक करने के लिए अपने करोड़ों रुपए दांव पर लगा दूंगा, आर्यन ने शांति से कहा। यह मामला बहुत बड़ा है। मुझे अपनी मम्मी से इस बारे में बात करनी होगी। आखिर खन्ना परिवार की बागडोर उन्हीं के हाथ में है, अनन्या ने अंत में कहा। उसने तुरंत हाँ नहीं की। इसकी उम्मीद भी थी, उसके लिए इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। स्कूल खत्म होने के बाद और जरूरी बातें हो जाने के बाद आर्यन रीमा और जिया को लेकर घर पहुंचा। जिया अपने घर जा रही थी। आर्यन को उत्सुकता थी कि वह क्या काम करती है। उसने भविष्य में कभी उससे मिलने जाने का सोचा, क्योंकि वह छोटी लड़की हमेशा इतनी रहस्यमयी रहती थी और न जाने किन खतरनाक कामों में शामिल थी। खन्ना हवेली लौटने के बाद श्रीमती खन्ना वहां नहीं थी। शायद हालिया घटनाओं ने उन्हें व्यस्त कर रखा था। रात का खाना खाने के बाद भी वे नजर नहीं आईं। आर्यन सोच रहा था कि अनन्या उसके प्रस्ताव पर क्या विचार कर रही होगी। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। वह अपने कमरे में अपनी पढ़ाई दोहरा रहा था और उसने गौर किया कि काफी देर हो गई है, अब चांदनी की ऊर्जा सोखने का समय हो गया था। जैसे ही आर्यन शुरू करने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अनन्या खन्ना खड़ी थी। अंदर आकर बात करो, अनन्या अंदर आई और आर्यन ने उसके पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। इस आवाज से अनन्या इतनी चौंक गई कि उसका दिल गले को आ गया। इस कमरे के साथ उसकी कुछ ऐसी यादें जुड़ी थी जिन्हें वह भूल नहीं सकती थी। पिछली बार आर्यन ने उसे जो सजा दी थी, वह भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। बड़ी बिटिया रानी, इतनी रात को जवाब देने आना, क्या ये जानबूझकर किया गया है? इस समय मेरे पास आकर क्या आप मेरा फायदा उठाना चाहती हैं? आर्यन ने उसके हल्के नाइट सूट की ओर देखा, जो खिड़की से आती चांदनी की रोशनी में उसकी छरहरी काया को और भी स्पष्ट दिखा रहा था।
आर्यन की उस शिकारी नजर ने अनन्या के गालों को गरमा दिया और उसे अचानक पछतावा हुआ कि वह नाइट सूट में नीचे क्यों आई। उसने सोचा था कि वह इस बदमाश का ध्यान भटकाकर एक बार अपनी बात ऊपर रख पाएगी। उसे क्या पता था कि उसने उस समय अपनी खूबसूरती के जादू को कम करके आंका था। आर्यन का ध्यान भटकने के बजाय और भी ज्यादा उस पर टिक गया था। आर्यन, फालतू बातें मत करो। मैं स्टोव खोलने के बारे में आगे की चर्चा करने आई हूँ। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसकी नजरों के सामने बिल्कुल निहत्थी हो। ओह, ऐसा क्या? आज चांदनी बहुत खूबसूरत है और एक सुंदरी मेरे सामने है। वाकई, कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए ये समय काफी सही लग रहा है। आर्यन की नजरें उसकी मोहक देह पर ऐसे टिक गई थी जैसे वे उसे छू रही हों। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने कहा, हे, मेरी बस एक शर्त है। अध्याय 84, 60-40 का बंवारा। आर्यन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। अनन्या खन्ना ने न जाने कहां से एक छोटा सा धारदार खंजर निकाल लिया और उसे बचाव की मुद्रा में अपने सीने के सामने तान दिया। पिछली बार जब वह आर्यन से मिलने आई थी तो वह निहत्थी थी और उसे आर्यन के हाथों सजा भुगतनी पड़ी थी। इस बार उसने सबक सीख लिया था और वह अपने साथ एक घातक हथियार लेकर आई थी। खंजर देखने में बेहद नुकीला और असली लग रहा था। आर्यन ने उसे गौर से देखा, यह उन नकली खिलौनों जैसा नहीं था जो ऑनलाइन मिलते हैं। ये जानलेवा था। उसे बस इस बात की उत्सुकता थी कि अनन्या ने केवल एक हल्का सा नाइट सूट पहना था, तो उसने ये खंजर छिपाया कहाँ था? क्या यह उसके कपड़ों के अंदर कहीं था? आर्यन की उलझन को भांपते हुए अनन्या एक विजेता की तरह मुस्कुराई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक योद्धा का पहला गुण हथियार छिपाने की कला होती है। एक छोटा खंजर छिपाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब से सावधान रहना, मुझे परेशान करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें अचानक सरप्राइज मिल सकता है। मैं तो बहुत डर गया, बड़ी बिटिया रानी, आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा। वह अपनी आंखों से उसके किसी भी छिपने के ठिकाने को देख सकता था, बस उसने ऐसा न करना चुना। ठीक है, मजाक बहुत हुआ। अब काम की बात करते हैं। भले ही आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे ऐसी महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है जो हमेशा मरने मारने पर उतारू रहे। आर्यन ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। आर्यन द्वारा खुद को लड़ाकू कहे जाने पर अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपनी सुंदरता और रसूख के कारण उसके पीछे घूमने वालों की कमी नहीं थी। अब आर्यन कह रहा था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, जिससे अनन्या के अहम को थोड़ी चोट पहुंची। अनन्या खन्ना बातों में पिछड़ रही थी और अपनी खूबसूरती से आर्यन को प्रभावित करने की उसकी कोशिश भी नाकाम रही थी। ये जानते हुए कि आर्यन उसकी चालें समझ गया है, वह सीधे मुद्दे पर आए। आज दिन में तुमने नए स्टोव में निवेश करने की जो बात कही थी, उसके बारे में बताओ। तुम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी चाहते हो? 60-40 का बंवारा। आर्यन ने बहुत सीधे शब्दों में कहा। क्या 6 करोड़ रुपए लगाकर तुम 40% हिस्सेदारी चाहते हो? क्या तुम मुझे लूटने की योजना बना रहे हो? अनन्या की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। क्या तुम्हें पता भी है कि शहर के पॉश इलाके में दुकान लेने का खर्च कितना है? विज्ञापन में कितना पैसा लगता है? इसके अलावा दुकान का रिनोवेशन, सुरक्षा सिस्टम, कर्मचारियों की तनख्वाह, और सबसे महत्वपूर्ण, कच्चे रत्नों की पहली खेप खरीदने के लिए लगने वाली भारी पूंजी, फिर उन्हें गहनों में तराशने का खर्च। क्या आपकी बात पूरी हो गई? आर्यन अब भी सोफे पर आराम से लेटा हुआ था, जैसे उस पर इन बातों का कोई असर न हुआ हो। उसने पहले ही राहुल से दुकान खोलने के बारे में सब पूछ लिया था, जिसका परिवार खुद रत्नों के बिजनेस में था। इसलिए आर्यन इन सब मामलों में पूरी तरह स्पष्ट था। वरना वह बिना सोचे समझे दुकान खोलने की बात नहीं करता, वह बेवकूफ नहीं था। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो मेरी सुनिए। आर्यन खड़ा हुआ, उसके पास गया और बोला, सबसे पहले तो ये बताइए कि उस बेहतरीन रत्न की कीमत क्या थी जिसे मैंने पिछली बार निकाला था। याद रखिएगा, उस स्थिति में जब आपको पता नहीं था कि उस पत्थर के अंदर इतना कीमती रत्न है। बेकार, एक ऐसा पत्थर जिसे सड़क किनारे फेंक दिया जाए तो कोई उठाए भी नहीं। अनन्या खन्ना ने पल भर सोचा और सच बोलना ही बेहतर समझा, क्योंकि उस समय वह भी यही सोच रही थी, और बाकी सब भी, कि वह महज एक मामूली पत्थर है। बहुत अच्छे, अगर मैं रत्नों की तलाश पर निकलूं, तो मैं खर्चों को न्यूनतम कर सकता हूं, आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा और अपनी बात जारी रखी। दूसरा, चूंकि हम ऊंचे दर्जे का काम कर रहे हैं, तो आपके बताए गए विज्ञापन बेकार हैं। आपके हिसाब से सबसे अच्छा विज्ञापन क्या होता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, जब मीडिया खुद आकर उसे कवर करने के लिए होड़ मचाए। वाकई एक अनुभवी सीईओ की तरह बात की। आर्यन मुस्कुराया और आगे जोड़ा, आपने सही पकड़ा। और एक और बात, जब आप उन हाई प्रोफाइल पार्टियों में हमारे स्टोर के सबसे बेहतरीन रत्नों के गहने पहनकर जाएंगी, मुझे लगता है कि आपकी सुंदरता और उन रत्नों की चमक मिलकर जो असर दिखाएंगी, उसे समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। सुंदरता? अभी कौन कह रहा था कि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है? अनन्या ने असंतोष जताते हुए फुसफुसाकर कहा।
उसकी इस बात को आर्यन ने अनसुना करने का नाटक किया और कहना जारी रखा, रही बात सुरक्षा सिस्टम की, तो वह वाकई टॉप क्लास होना चाहिए क्योंकि हमारी दुकान की एक एक चीज़ बेशकीमती होगी और उसमें भारी निवेश की ज़रूरत होगी। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दुकान खोलने में पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी, इस स्टोर को शुरू करने का खर्च 20 या 30 करोड़ से कम नहीं होगा, और ऐसे में इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी मांगना सरासर ज्यादती है। अनन्या खन्ना ने हिसाब लगाया और वह काफ़ी परेशान दिखी। बड़ी बिटिया रानी, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी हो रही है। आर्यन ने धीरे से अपनी नाक को छुआ और गंभीरता से कहा, जब मैंने 60-40 के बंटवारे की बात की, तो मेरा मतलब था 60% मेरा और 40% आपका। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, आर्यन। मैंने बिजनेस में आज तक तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। अनन्या इतनी गुस्से में थी कि उसके हाथ से खंजर छूटते छूटते बचा। देखिए, हम एक डील पर बात कर रहे हैं। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप निवेश नहीं करना चाहती, तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन जरा गणित समझिए। मेरा वह शाही हरा रत्न 5 करोड़ का है, और जब वह गहनों में बदलेगा तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। और उस पत्थर की लागत 100 रुपये से भी कम। 100 रुपये के बदले 10 करोड़। जरा इस पर गौर कीजिएगा। आर्यन अपनी दिव्य शक्ति की ताकत जानता था। दूसरों को कच्चे रत्न खरीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन वह उन टुकड़ों को खोज सकता था जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। अनन्या को इसमें होने वाले मुनाफे का अंदाजा होना चाहिए था। बेशक, वह आर्यन की दिव्य दृष्टि के बारे में नहीं जानती थी, उसका फैसला उसकी अपनी परख पर निर्भर था। बड़ी बिटिया रानी, मैं आपकी उन रत्नों की खेप में हुए नुकसान की भरपाई करने में भी मदद कर सकता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? आर्यन को 50% यकीन था कि वह अहलावत परिवार के निगले हुए पैसे वापस उगलवा सकता है। सच में, अगर ऐसा है, तो न केवल फंडिंग की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि दुकान खुलने पर कच्चे रत्नों की सप्लाई की चिंता भी खत्म हो जाएगी। अनन्या ने आर्यन को शक भरी नजरों से देखा। आर्यन ने स्कूल में भी यह बात कही थी, लेकिन तब अनन्या ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि यह काम नामुमकिन सा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वाकई गंभीर है। मुझे बस 50% यकीन है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पालिएगा। आर्यन के पास बस एक शुरुआती योजना थी, सफलता हालात पर निर्भर करती थी। आर्यन ने इतनी सारी बातें इसलिए भी कहीं क्योंकि वह जितने भी लोगों को जानता था, उनमें खन्ना परिवार साझेदारी के लिए सबसे सही था। हनुमान काका का परिवार कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भले ही आर्यन के उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उनका बिजनेस राहुल के माता पिता संभालते थे और आर्यन उन्हें इतना नहीं जानता था कि उनके साथ काम कर सके। जहां तक श्रीमती खन्ना और रीमा की बात थी, वे दोनों आर्यन के प्रति बहुत दयालु थे। भले ही अनन्या खन्ना के साथ उसकी नोक-झोंक होती रहती थी, लेकिन वह दिल की अच्छी थी। और अगर इस साझेदारी में उसकी शक्तियों का राज खुल भी जाता, तो कम से कम वहां चीजें संभलने की गुंजाइश थी। अध्याय 85। क्या पकड़ा गया आर्यन का राज? 50% संभावना कम नहीं होती, कभी कभी हमें 10% उम्मीद होने पर भी कदम उठाना पड़ता है। अनन्या खन्ना की आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। तो क्या बड़ी बिटिया रानी 60-40 के बंटवारे के लिए तैयार हैं? 60 मेरा, 40 आपका। आर्यन ने मौके का फायदा उठाते हुए नए स्टोर की हिस्सेदारी की बात छेड़ दी। युवा महिला ने उसकी ओर मजाकिया अंदाजा में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, तुम बड़े शातिर खिलाड़ी हो। मेरी उलझन का फायदा उठाकर मुझे जाल में फंसाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मैंने तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बार व्यापारिक समझौते किए हैं। लगभग सफल हो ही गया था, आर्यन ने अफसोस के साथ सोचा। उसे लगा था कि वह बातों में उलझ गई है और अनजाने में मान जाएगी, लेकिन यह औरत बहुत सतर्क थी। हे, मैं इस पर राजी हो सकती हूँ, अनन्या ने अचानक कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चतुराई थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम खन्ना परिवार को कच्चे रत्नों की उस खेप में हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद नहीं कर पाए, तो तुम्हें 20 साल के लिए खुद को खन्ना परिवार के हवाले करना होगा। बोलो, मंजूर है? खुद को हवाले करना? बड़ी बिटिया रानी, क्या आपको ऐसे शौक भी हैं? अगर मैं खुद को आपके हवाले कर दूं, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगी? आर्यन ने हैरानी जताते हुए पूछा। उसकी बातों में दोहरा मतलब छिपा था, जिसे समझकर अनन्या ने उसे गुस्से में घूरा और चिढ़ते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? मेरा मतलब था कि तुम 20 साल तक खन्ना परिवार के लिए काम करोगे, तुम्हारा दिमाग न जाने कहाँ चलता रहता है। और अगर मैं न मानूं तो? वैसे भी, बोर्ड परीक्षा के बाद तो आप मुझे विदा करने की तैयारी में थी। आर्यन ने पलटकर जवाब दिया। उसे पता था कि अनन्या उसे बेवकूफ बना रही है। आर्यन को 20 साल के लिए खन्ना परिवार से बांधने का मतलब था कि भले ही वह नुकसान की भरपाई न कर पाए, लेकिन उन 20 सालों में वह जो रत्न ढूंढ कर देगा, उससे खन्ना परिवार को कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। तो फिर 60-40 की बात भूल जाओ, फिर कभी चर्चा करेंगे, अनन्या ने अपना खंजर हवा में लहराते हुए कहा। हा, बड़ी बिटिया रानी के इस साहसी अंदाज और उनके इन नाइट सूट वाले कपड़ों की लाज रखते हुए मैं मान जाता हूँ। आखिर मैं इतना सीधा और शरीफ इंसान जो हूँ,
आर्यन जोर से हंसा, उसकी नजरें एक बार फिर अनन्या के व्यक्तित्व पर टिक गईं। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आर्यन की उस शिकारी नजर को अब और बर्दाश्त न करते हुए अनन्या ने फुर्ती से अपना खंजर आर्यन की आंखों की ओर चलाया। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। रीमा भी शुरू में काफी जिद्दी थी, लेकिन एक बार की भिड़ंत के बाद वह समझ गई थी। पर बड़ी बिटिया रानी पर किसी चीज का असर नहीं होता था, जरा सी बात पर वह लड़ने को तैयार हो जाती थी। आर्यन ने पीछे की तरफ आधा कदम लिया और खंजर के वार से खुद को बचा लिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अनन्या ने हल्के से खंजर को हिलाया और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। पूरे खंजर से कुछ इंच लंबी किरण ब्लेड लाइट बाहर निकली और आर्यन के माथे के पास से तेजी से गुजरी। आर्यन ने उस रोशनी को अपनी ओर आते देखा और इससे पहले कि वह पूरी तरह हट पाता, उसके माथे के पास के कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर गए। बदतमीज, हमेशा अपनी जुबान पर लगाम न रखने का ये सबक है। अगर अगली बार नहीं सुधरे तो आंखें बाहर निकाल लूंगी। अनन्या ने खंजर वापस खींच लिया। उसकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन एक हल्की सी जीत की खुशी भी। हालांकि उसने जो प्राचीन युद्ध कला एंशंट मार्शल आर्ट्स सीखी थी, वह मन को शांत रखने और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए थी, लेकिन जब से वह आर्यन से मिली थी, उसका गुस्सा बार बार भड़क उठता था और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। माथे पर कटे हुए बालों को सहलाते हुए आर्यन की दिलचस्पी अनन्या द्वारा सीखी गई उस कला में और बढ़ गई। बड़ी बिटिया रानी, आप किस तरह की मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही हैं? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। तुम जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी, खून। अनन्या इस बार खुद को ऊपर पाकर खुश थी, वह आर्यन द्वारा किए गए पिछले अपमानों का बदला लेना चाहती थी। हे, बड़ी बिटिया रानी को लगता है कि मैं उनसे डर गया हूँ। ऐसा करते हैं, बिना हथियार के आमने सामने मुकाबला करते हैं। अगर मैं फिर भी आपको हरा दूं, तो आप मुझे अपनी इस कला के बारे में सब कुछ बताएंगी, मंजूर है? आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे उकसाया। तुम सड़ाक, अनन्या ने तेजी से हमला किया, वह इस वक्त बस उस बदमाश को सबक सिखाना चाहती थी। हमला करने का मतलब है कि आप मान गईं, हे। आर्यन भी कमरे में तेजी से घूमने लगा, वह अनन्या द्वारा चलाए जा रहे खंजर की परछाइयों से खुद को बचा रहा था। हाथ में हथियार होने से अनन्या की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अगर उसके हाथ में कोई खास तलवार होती, तो उसकी शक्ति और भी भयानक होती। उसके खंजर से निकलने वाली वह नीली रोशनी वाकई आर्यन को चोट पहुंचा सकती थी। आर्यन को सावधान रहना था कि वह उसे छू ना पाए। कमरे में उनकी तेज हलचल से हवा के ऐसे झोंके पैदा हुए कि मेज पर रखी किताबों के पन्ने फड़फड़ाने लगे। अनन्या का हुनर अब पहले से बेहतर लग रहा था। इस मुकाबले में आर्यन ने महसूस किया कि उसकी गति और हमले अब ज्यादा तीव्र थे। पिछली बार अनन्या ने खाली हाथों से अपनी ऊर्जा बाहर निकालने की कोशिश की थी, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति ट्रूची को नुकसान पहुंचा था। ठीक होने के बाद उसकी ताकत में इजाफा हुआ था। असली मुकाबला ही हुनर बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता है, आर्यन को एहसास हुआ और उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। वह फुर्ती से अनन्या की पीठ के पीछे पहुंचा और बिजली की तेजी से वार किया। चटाक की एक साफ आवाज आई। वह घबराहट में आह चिल्लाए और हड़बड़ाहट में उसने अपने खंजर से और भी लंबी रोशनी निकालते हुए पीछे की ओर वार किया। वह घूमती हुई रोशनी आर्यन की हथेली पर लगी और उसे एक तेज जलन महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे हटकर अपनी दूरी बढ़ा ली। बदमाशी की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आर्यन ने अपनी हथेली पर लगे लंबे कट को देखा। उसकी हरकतों की वजह से उसे दूसरी बार चोट लगी थी। इस बीच अनन्या को अचानक हुए उस वार से बहुत गुस्सा आया। उसने खंजर घुमाया और आर्यन पर पलटवार किया। आर्यन, तुम्हारा हाथ कैसा है? वह अपनी उस शक्ति की ताकत जानती थी और उसे डर था कि कहीं उसका हाथ ही न कट गया हो। वह अपनी नाराजगी भूलकर तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और चिंता से पूछा। तभी उसने देखा कि आर्यन के घाव से खून नहीं निकल रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए, उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। अनन्या ने उलझन में पूछा, आर्यन, तुम्हारा हाथ खून क्यों नहीं निकल रहा? इसमें अजीब क्या है? आर्यन ने झट से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसे डर था कि कहीं अनन्या को उसके ज़ोंबी होने का शक न हो जाए। उसका दिमाग तेजी से कोई बहाना सोचने लगा। उसने बेपरवाही का नाटक करते हुए कहा, हैरानी है कि आप खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और फिर भी इतनी छोटी बात पर शोर मचा रही हैं। यह मेरे कबीले की एक गुप्त तकनीक है, खून को तुरंत रोकने और घाव भरने की कला। क्या आपके यहाँ ऐसी कोई तकनीक नहीं सिखाई जाती? अनन्या का ध्यान भटक गया। वह कुछ देर सोचती रही और फिर धीरे से बोली, खून रोकने की तकनीक? मैंने गुरुजी से इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारे कबीले की गुप्त विद्याएं वाकई अनोखी हैं। आर्यन ने देखा कि उसका ध्यान भटक चुका है, तो उसने राहत की सांस ली। मार्शल आर्ट्स का संसार बहुत विशाल और गहरा है। लोग पूरी जिंदगी एक दो तकनीक सीखने में लगा देते हैं। दूसरे कबीलों की गुप्त विद्याओं के बारे में न पता होना बिल्कुल सामान्य बात है।